तो दोस्तों, सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन की दिशा में आगे बात करते हैं और इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं भारत के प्रयास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या रहे हैं सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन से संबंधित। सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन के संदर्भ में भारत के प्रयास जो हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर आज से कुछ साल पहले, टू बी प्रेसाइज, साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी एक चीज स्टार्ट करी थी जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसए। भारत इस चीज में कितनी अहम भूमिका निभा निभा सकता है, एक तो ये आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो। इस चीज की पहल करने वाला, मतलब शुरुआत करने वाला था भारत, और ऑब्वियसली बात है फ्रांस के राष्ट्रपति मिलकर वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो तब दोनों ने मिलकर ही स्टार्ट करा था, प्रधानमंत्री मोदी और उधर राष्ट्रपति ने, फ्रांस के राष्ट्रपति में। अब आगे चलकर और भी कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया कि आप भी आओ, इसका पार्ट बनो, ठीक है। और 100 से ज़्यादा कंट्रीज लगभग इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आगे चलकर पार्ट बनती हैं। अब देखो, आपको भी पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर पार्ट बन, मतलब कोई कंट्री बनने को रेडी हो रही है, ऑब्वियसली बात है वो कंट्री एक तो ज्योग्राफिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में लाई करती होगी, यानी कि ट्रॉपिक्स रीजन में लाई करती होगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसके बीच के जोन में आती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि धूप जो है बिल्कुल बस 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक पड़ती है, ट्रॉपिक्स तक पड़ती है। आई होप आपको ये चीज़ें पल्ले पड़ रही होंगी, बेसिक ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर मैं कंट्रीज के पार्टिसिपेशन के बारे में एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब आप हल्का सा अगर ट्रॉपिक से अगर आप ऊपर हो जाओ तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है शुरुआत हो जाती है टेम्परेट जोन की, या जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या धूप सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन तक आती है क्या? सदा बाहर नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं धूप आती है क्या? बिल्कुल आती है। बस पोलर रीजन में धूप जो है वो धूप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, बिकॉज वो धूप जस्ट ऐसी होती है कि आप अगर आसपास अभी बैठे हुए हो और किसी भी लाइट को एक देख लो अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहाँ पर भी आपकी कोई भी छोटा सा बल्ब या लाइट या लैम्प कोई लगा हुआ है, वो आपको हीट नहीं दे रहा है, ठीक है। वो आपको सिर्फ रोशनी प्रदान कर रहा है। तो यानी कि लगभग 120-126 कंट्रीज आगे चलकर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बनती हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि यस, इंडिया और फ्रांस अगर मिलकर सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी की दशा को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये वाला काम। तो लेट्स कोलैबोरेट। और आगे चलकर यूएसए भी इसका पार्ट बनता है। अब यूएसए जब इसका पार्ट बनता है, पहले मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल और आईआर के दिशा में एक पॉलिटिकल एंगल समझा देता हूँ। यूएसए जब इसका पार्ट बनता है ना, तो क्या होता है, उस ये बैराक ओबामा के टाइम पर यूएसए उसका पार्ट बनता है, ठीक है। बैराक ओबामा जब तक जा रहे होते हैं और शुरू में जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे होते हैं, तब ये यूएसए जो है मेंबर बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन में इसलिए जीते थे अमेरिका में, उनके बारे में शायद से आप ये चीज़ जानते नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका के अंदर, ठीक है। उनका बहुत सारा पैसा निवेश रहता है अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। और वो एक प्रॉपर तरीके से बिजनेसमैन है। उन्होंने हद से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करा हुआ है WWE में। WWE आप जानते होंगे, आप लोगों ने ऐसे फाइटर्स के नाम सुने होंगे, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, बिग शो, ठीक है, कर्ट एंगल, ये जो फाइट्स होती हैं। WWE तो आप लोगों ने सब में बचपन में सुना ही होगा, है वो पता है ये वाली बात की नहीं पता है कि WWE को नहीं जानते हो? WWE WWF आई थिंक आप जानते होंगे, है ना। तो उस उनके बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, ठीक है। श्रेया भी जानती है, अरे श्रेया दिल खुश कर दिया ठीक है। तो उनके बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, देखो, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बात इनकी आती है तो अमेरिका में एक रूल होता है। अमेरिका में, श्रेया इन सबको बताओ जरा, प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने बार बन सकता है, और इंडिया में कितने बार? पहले अमेरिका का बताओ कितने बार, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 बार, ठीक है। और इंडिया में एक राष्ट्रपति कितने बार मैक्सिमम रह सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। कोई एज का पैरामीटर है क्या? नहीं, कोई एज का पैरामीटर नहीं है।
ठीक है। देखो, बैराक ओबामा ने अपने 2 साल पूरे के पूरे कार्यकाल अपना कंप्लीट करा था, ये वाली बात आप सब लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन रूल के हिसाब से वो फिर तीसरी बार नहीं आ सकते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अमेरिका की जनता का दिल जीता कैसे? देखो, दिल जीतने से पहले एक कहानी मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको उनके बारे में। और इन सारी कहानियों के ऊपर, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, पीएसआईआर ऑप्शनल में डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस्तेमाल करके, इट वॉज वेरी शॉकिंग क्वेश्चन फॉर यूपीएससी स्टूडेंट, डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्टली नाम इस्तेमाल करके पीएसआईआर में 3 क्वेश्चन आए थे 2000 साल 2015, 16, 17, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो है, और क्या करा इन्होंने पहले मैं वो बताता हूँ। देखो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति में लोगों को क्या वादा करते हैं, इसके ऊपर मैं अभी 2 मिनट के आपको अभी दिखाता हूँ, कुछ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझो, जैसे ये राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के, इनको हटाने के लिए भारी भरकम मात्रा में अमेरिका की आबादी सड़कों पर आती है, और वो एक काला चिट्ठा लेकर, एक सफ़ेद पेपर लेकर साइन करना स्टार्ट होती है कि अमेरिका के सिटीजन सब लोग कोलैबोरेट करो। और एक ये मुहिम छिड़ गई थी अमेरिका के अंदर कि सब लोग जो है साइन करो। और ये साइन जो है, ये जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, ये इस वजह से, ये इसलिए साइन कर रहे हैं हम लोग कि हमें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में नहीं चाहिए। लेकिन इतने ज़्यादा सपोर्टर्स गैदर हो नहीं पाए। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, शायद याद होगा जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में एक चीज़ चलती है कि रिकॉल, है ना, कि अगर आप साइन कर अगर आप देते हो तो आप अपने विधायक को वहाँ पर, जो भी होता है, मतलब इंडिया में हम विधायक कहते हैं, समझ जाओ मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर कोई भी मेयर है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई प्रेसिडेंट है, तो आप उनको हटा सकते हो। अलग अलग कंट्रीज में ये प्रक्रिया चलती है। इस चीज़ से आप भली भांति तरीके से वाकिफ हो, आप रूबरू हो इस चीज़ से। अब क्या होता है, लेकिन ये फिर भी पन्ना जो पेपर था ये पास नहीं हो सका, ठीक है। इनको हटाने की प्रक्रिया जो वो फेल कर गई। अब देखो क्या होता है, ये बीइंग अ प्राइवेट बिजनेसमैन जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, ये एकदम से कैसे आ गए, ये पर्सन, ये जो एकदम से पॉलिटिक्स में एंटर कैसे कर गए? तो कई लोग कहते हैं कि एकदम से, यार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना एकदम से आकर, विदाउट एनी रिगार्ड टू योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और कोई कंसिडरेशन नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में, और तो आप एकदम से आकर राष्ट्रपति बन गए, इट वॉज वेरी शॉकिंग। और इसलिए कई लोग चाहते नहीं थे। लेकिन जो लोग चाहते थे, जिन लोगों ने पेपर को इतनी मंजूरी नहीं दी, साइन नहीं होने दिया, और ये अपना कार्यकाल जो है पूरे तरीके से इंटैक्ट करके रख पाए, ये थे इनके प्रोमिसेस ये कि इन्होंने ये बोला, देखो बिजनेस माइंडेड पर्सन, ठीक है, तो अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का देश, कैपिटलिस्ट लोग हैं वहां पर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वहां पर, तो उनसे उनकी भाषा में बात करें। अपने चुनावी प्रक्रिया के वादों में ये बोलते हैं, अमेरिका में ना जब भी चुनाव होते हैं श्रेया, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, ये आप लोगों को आज सबको जाननी चाहिए। देखो क्या होता है, जब यहाँ पर इंडिया के अंदर 2 कैंडिडेट्स होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं जिसको जनता लाइव सुन सके, और जनता ये डिसाइड कर सके कौन इनमें से पप्पू है और कौन इनमें से प्रजापति बनेगा। समझ लो मेरी बात, मैं क्या टॉन्ट क्या मार रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैंपेनिंग अलग अलग चलती है। श्रेया, अमेरिका में ना क्या होता है, ईशा ठकुराइन, अमेरिका में दो जो विरोधी कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में ना डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, और जनता फेजेस में उनको वोट आउट करती चलती है। वोट कर रही है, जिसके सबसे कम वोट आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके वोट आउट हो जाता है। लास्ट में 2 लोग बचते हैं डिबेट करने के लिए आपस में, और ये डिबेट की प्रक्रिया एक कन्वेंशन है वैसे अमेरिका के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जनता की ओपिनियन जो है वो डिटरमाइन होते हैं कि अच्छा कोई मुद्दा है वो उठा, दोनों कैसी बहसबाजी कर रहे हैं। और ये बहसबाजी ना बहुत ही ज्यादा डिसेंट और पीसफुल तरीके से होती है। येस यू कैन मेक फन ऑफ द अदर पार्टी, येस यू कैन कमेंट ऑन समवन्स पर्सनैलिटी, लेकिन आपको यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में जैसे लात चप्पल जूते जो चलते हैं वो नहीं चलाने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसे ही जब ये वहां पर ना मैनिफेस्टो कम आता है, ऐसी डिबेट एंड डिस्कशन से लोगों का ओपिनियन ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली बात है, डेवलप्ड कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो झूठे मैनिफेस्टो के ऊपर यकीन ना करके सामने जो आपने बका है आपको गुनहगार आपको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और वहां पर रिकॉल की प्रक्रिया भी है कि आप सिग्नेचर करके दे दो, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर अगर होंगे तो वो मेयर, वो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बंदा होगा प्रोविंसेस के अंदर, जो भी ये जो क्या कहते हैं सीनेट का, ये कांग्रेस का जो पर्सन होगा वहाँ पर, ठीक है, तो वो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो हट सकते हैं इस प्रक्रिया से। खैर, अब आता हूँ मैं डोनाल्ड ट्रंप के बातों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन सिटीजन्स का दिल ये कहकर जीता कि जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, कहता है अमेरिकन से, माय डियर सिटीजन्स, आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी है
दुनिया में कोई भी कंट्री हो, वो हमारे आश्रय है हमसे फंडिंग लेने के लिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप जनता से कहते हैं कि अमेरिका के निवासियों, आप लोगों ने, माय डियर सिटीजन्स, आप लोगों ने एक प्रक्रिया नोटिस करी है कि दुनिया में जिसको भी फंडिंग या चंदा चाहिए होता है वो अमेरिका के आश्रय, अमेरिका के घुटने तले दबे रहते हैं। अमेरिका अपनी गुडविल को, अपने डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस को, सुपर पावर स्टेटस को कायम करने के लिए वो फंडिंग देता भी है। ठीक है, अमेरिका दूसरी कंट्रीज की मदद करता भी है अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस को लॉन्च करके, सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूशन देकर नहीं, बल्कि उनका हेड बनकर, उनकी मुहिम को छेड़कर। जैसे फर्स्ट गल्फ वॉर अमेरिका ने लीड करा, सेकंड गल्फ वॉर अमेरिका ने लीड करा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अपने इस चुनावी प्रक्रिया से पहले कि आपको नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की? वो पैसा जो कि हम दूसरी कंट्रीज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, WTO को, IMF को फालतू में चंदे के तौर पर दे देते, जिससे हमारा लेना एक ना देना दो कुछ भी मतलब हमारा नहीं है। वो पैसा हम अपनी GDP में अपने अमेरिका में लोगों के लिए ना लगाएं। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया में अलग अलग जगह पर क्राइसिस चल रहे होते हैं, लाइक अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का क्राइसिस चल रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पास्ट में अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बहुत पैसा खर्च करा है, और वो आप लोगों के पति, आप लोगों के भाई, आप लोगों के देवर, ये सारे लोग हैं जो कि दूसरी कंट्री में जाके शहीद हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस लाइन ने अमेरिका के लोगों का दिल जो है वो जीत लिया और आंखें नम कर दी। लिटरली लोग रोए ये चीज सुन के कि हाँ सही बात है, अगर हमारे जो भाई, देवर, जेठ, पापा, जो भी हैं, हस्बैंड, ये सारे जाकर अगर अमेरिकन पीस कीपिंग ऑपरेशंस या मिशंस के तहत दूसरी कंट्री में मिल रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? बेटर तो ये कि अमेरिका के अंदर ही आके मरे। और ये कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे चुनाव में जिताया, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर आप लोगों ने मुझे चुनावी प्रक्रिया में अगर जिताया, मैं वादा करता हूं आपसे, अमेरिका जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और जहां पर उसको फंडिंग इतनी इतनी देनी पड़ती है, मैं सिर्फ वो फंडिंग रोकूंगा नहीं, अमेरिका को उन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर खींच दूंगा। आई विल क्विट द मेंबरशिप। और आप यकीन नहीं मानोगे, IMF, WTO, इन सबसे अमेरिका एग्जिट कर गया। वो तो शुक्र है जो बाइडेन का कि वो दोबारा आए, ठीक है, और इसका वो पार्ट बनते हैं। अब क्या होता है, आप लोगों को एक चीज याद होगी बहुत अच्छे से, जो कि हम डिस्कशन करते हैं, ठकुराइन, श्रेया, एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, लाइक यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इन लोगों ने अपनी डेवलपमेंट पहले ही कर ली है। अब हम लोग इनसे क्या बोलते हैं, याद है श्रेया वो डिबेट, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो डिबेट है इकोनॉमिक्स में, मैंने एक बारी कराई थी किसी एक चैप्टर में, है ना? तो इसमें उसके चलते, इस डिबेट के चलते, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, वो ब्लेम लगाती हैं कि देखो तुमने अपनी डेवलपमेंट तो कर ली, जब हमारी डेवलपमेंट की बारी आई तो तुम हमारे ऊपर फालतू टर्म्स यूज करते हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 इतना जा रहा है, रिलीज हो रहा है, मीथेन रिलीज हो रही है इंडस्ट्रियल प्रोसेस की प्रक्रिया में। तो हम इनसे टेक्नोलॉजी बोरो करना चाहते हैं, प्लस हम इनसे फंडिंग लेना चाहते हैं कि हमें बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी दो, जिससे हम अपनी डेवलपमेंट भी इंश्योर कर लें, अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को तुम्हारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के बिल्कुल इक्विवेलेंट ले आए, और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं। अब अमेरिका ने ये देखा, मैं मतलब इन द सेंस कि अमेरिका एज अ कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट तो बन गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को ये बताया, जैसे वो वादे कर रहे थे कि मैं अलग अलग संस्थाओं से मैं बाहर आ जाऊंगा, इससे बाहर आ जाऊंगा, तो जब ISA का पार्ट अमेरिका बना ना, तो दुनिया की विभिन्न देशों को बहुत खुशी हुई कि वाह यार, सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करने के मामले में, सोलर पैनल बनाने के मामले में, सिलिकॉन वेफर बनाने के मामले में अमेरिका बहुत अच्छा चंदा देगा, बहुत अच्छा पैसा देगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, जिससे हम सूरज की किरणों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज उन देशों में भी कर पाएंगे जहां पर सूरज की प्रक्रिया, सूरज की किरणें, गर्माहट, जो उसकी रोशनी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जितनी ट्रॉपिक्स में 33.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 33.5 डिग्री साउथ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक है। तो अमेरिका, सबको ये उम्मीदें थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गया। मतलब जैसे वो दूसरे संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ट्रीटीज से बाहर आ रहा था, उसने इसको भी एक्सिट कर दिया था। लेकिन इंडिया ने फिर भी हार नहीं मानी। हार माननी क्यों है, कोई ना भी हो तब भी, ये तो इंडिया और फ्रांस का ब्रेन चाइल्ड था ना। यू अंडरस्टैंड द टर्म ब्रेन चाइल्ड? ब्रेन चाइल्ड होता है किसी भी चीज की इन्वेंशन, इनोवेशन, जिसने पहले पहल करी हो, जिसने पहले किसी भी चीज के ऊपर मुहिम रखी हो, उसको कहते हैं हम लोग, उस पर्सन का वो ब्रेन चाइल्ड। दैट इज यू आर द क्रिएटर,
यू आर द इस्टेब्लिशर ऑफ दैट थिंग। अब क्योंकि भारत की पहल थी सबसे पहले, एक साथ में योगदान था फ्रांस का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जहां पर ये पूरा काम होता है, सोलर एनर्जी रिलेटेड मिशन जो है आते हैं, आगे चलकर गोल्स डिसाइड होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें इससे क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है ये भारत में होती है। क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, और इंडिया में कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? गुड़गांव में। गुड़गांव में कहाँ पर? ग्वाल पहाड़ी में। इतनी बात समझ में आई आपको इसके पीछे बैकग्राउंड के, और अमेरिका का क्या लेना देना है? अब आपको ना, जब भी अभी यूपीएससी की जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हो ना, जो जब तक आपका इंटरव्यू में अगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, आप ये चीज देखोगे आईएएस से पहले जितना एक्टिव था ना उतना नहीं है। और उसके लिए मुझे आपको एक कहानी बताना जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि पहले चंदा बहुत आ रहा था अमेरिका से, अब वो चंदा रुक गया है। मतलब प्रक्रिया पूरी चल रही है, आईएएस एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन चंदा आना रुक गया है। अब आप इस टॉपिक को समझोगे ना, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बस थोड़े से फैक्ट्स आने हैं आपको। ओके, पहले मुझे बताओ ये कहानी सही लगी, समझ में आई? कोई भी ऐसी चीज तो दिमाग के ऊपर छोड़ गई हो? क्या बोल गए आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। हम्म, आ गया ना? आज के बाद ये कोई पूछेगा तो बता पाओगे ना आईएएस और डोनाल्ड ट्रंप की क्या कहानी है? ठीक है, चलो इतना ही जानना था बस आपको। बाकी मैं पीएसआईआर जब आऊँ करवाऊंगा, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज थोड़ी थोड़ी कहानियां किसी के बारे में बताते रहूंगा। पहले आप यहाँ पर चीजें जान लो। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, देखो अलायंस है तो यानी कि बड़े सारे देशों का संगम है, वो तो चीज़ हमें समझ में आती है। लेकिन नेचर क्या है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आईएमएफ, लाइक डब्ल्यूटीओ, लाइक यूनेस्को, लाइक सार्क, लाइक आसियान, लाइक यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने आपको क्या बताया, पहल किसने करी थी इसके लिए पहल करी थी, पहले आप आ जाओ, नीचे आ जाओ पहले। दिस अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम दूसरे देशों को भी शामिल करेंगे। फर्स्ट डे से ही हमने इस चीज की विंडो को ओपन कर दिया था। ये जो इनिशिएटिव है ये नरेंद्र मोदी जी ने लिया था एट इंडिया अफ्रीका समिट एंड अ मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ 2015 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला था पेरिस के अंदर, यानी कि कॉप की मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग नवंबर 2015 में। उससे पहले इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये आइडिया रखा था। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क जो है इसको ओपन करा गया अगले साल। जब ये कॉप की मीटिंग हो गई थी नवंबर 2015 में, तो अगले साल नवंबर 2016 में कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो आए, साइन करें इस ट्रीटी पर। ठीक है, इस ट्रीटी पर साइन करें, और ट्रीटी का नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि आईएसए को स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, विच इज ओपन फॉर सिग्नेचर इन नवंबर 2016। कहां पर ये सारे देशों को बुलाया गया कि आओ, आमंत्रित हो आप सारे देश, साइन करो उस पर आकर। मोरक्को का कैपिटल है माराकेश, और माराकेश में बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं। ये वाली बात मैंने आपको पीएमएफआईएस से बताई थी जब मैं आपको आईसी टारगेट्स पढ़ा रहा था। मैंने आपको ये जो एजेंडा 21 है जब इसके बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको मराकेश मोरक्को के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसको सबके सारी मेंबर कंट्रीज के लिए ओपन करा गया कि आप सिग्नेचर करके आप जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का इसका पार्ट बनकर आप आईएसए का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अब आओ ऊपर, इसके कितने कंट्रीज आए पार्ट बनने, कितने कंट्रीज मेंबर बनी इसकी? 114। ठीक है, जब ये सारा एग्रीमेंट ये जब हो रहा था तो नवंबर 2016 तक 114 मेंबर कंट्रीज और सिग्नेटरी कंट्रीज थी हमारे पास आईएसए में, विच केम टुगेदर टू एनहेंस सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये जो कंट्रीज हैं मोस्टली, मैंने आपको अभी बताया था, मोस्टली ज़्यादातर ट्रॉपिक्स में लाई करती हैं, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणों का प्रभाव सबसे ज़्यादा यही होता है, देयर इज हाई इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। और अगर हम ऐसे सूरज की किरणों को यूटिलाइज करके एनर्जी पावर इनका उत्पादन कर सकें तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली आने वाले सालों के अंदर कम होगा। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड से लेकर, जब वो ब्रिटेन ने जब ये स्टार्ट करा था तब से लेकर अभी तक हम जो है कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग, CO2, मीथेन एमिशंस, इन सब की कहानी को यू टर्न कर सकते हैं, इन सब की कहानी को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत ये है कि हम पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिलाई करते हैं ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल्स, ऑन कन्वेंशनल फ्यूल्स, जिसमें से एक मुख्य रूप जो ये निभाता है, ये ऐसे फ्यूल्स निभाते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं आने वाले सालों के अंदर, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। ठीक है, हमें बेसिकली जो ध्यान देना है वो देना है ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस देयर हैज़ बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप सोच रहे हो कि इंडिया और फ्रांस का तो जिक्र ही नहीं हुआ, आप कहानी तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे इसके बारे में। तो देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चलते देयर हैज़ बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन जनवरी 2016। ठीक है, अब इन ये दोनों कंट्री साथ में क्यों आई? और आई थिंक उस टाइम पर फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रैंकोइस ओलांदे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। फ्रैंकोइस ओलांदे नाम था उनका, फ्रैंकोइस, यस यही थे। ये ओलांदे में इसलिए कह रहा हूँ, एच ना साइलेंट है इनके नाम में, जब भी मीडिया इनका नाम प्रोनाउंस करती है तो ये बोला जाता है इनको फ्रैंकोइस ओलांदे। ठीक है, होलांदे नहीं, ओलांदे। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस इन जनवरी 2016 विच जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE इन ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव में एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसका दिखाऊँ आपको हेडक्वार्टर कैसा दिखता है। ISA गुरुग्राम। ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरिम सेक्रेटेरिएट, सूर्य भवन नाम दिया गया इसको हिंदी में। ये मोदी जी की 2015 की फ़ोटो, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है यहाँ पर, सारा ये सेटअप बन रहा है। ये फ्रैंकोइस ओलांदे, या फिर कोई डिप्लोमेट होंगे बेसिकली, मतलब फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति और इनके बीच में मतलब समझौता हो रहा है ये सारी चीज़ों का। ठीक है, और ये पूरा हेडक्वार्टर रेडी हो रहा था। ठीक है, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर आप जानते हो कि सिलिकॉन वेफर बिछे हुए होते हैं। ठीक है, तो which jointly laid the foundation stored at NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस, जिसको क्या बोला गया, सूर्य भवन नाम बोला जाता है हिंदी में, अभी आपने देखा, ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 5 एकड़ ऑफ लैंड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ फ्यूचर हेडक्वार्टर बनाने के लिए। फ्रांस जो है इसमें क्या योगदान दे रहा है? इस ISA कैंपस को गुरुग्राम में जो बनाया गया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अब तो कंप्लीट हो गई है, फ्रांस विल कंट्रीब्यूट 1.75 बिलियन, ठीक है, यानी कि 26 मिलियन US डॉलर टू बिल्ड ISA कैंपस एंड फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर फॉर ISA's फर्स्ट 5 years. दिस अलायंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ये इसका दूसरा नाम है, ISPA। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दूसरा नाम है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इनफैक्ट UPSC के कैंडिडेट तो जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, इंडिया हैज ऑलरेडी एम टू जनरेट मोर देन 500 गीगावाट्स और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये भी मोदी जी का वचन था। वचन क्या था, मतलब उनका सपना था ये, जिसके बारे में उन्होंने शपथ खा रखी है।
एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी बाय 33 to 35% बाय 2030। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब से हम सोलर एनर्जी के बारे में कर रहे हैं और नेशनल सोलर मिशन के टारगेट्स वगैरह को जब हमने मतलब बेसिकली देखा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? इट विल प्रमोट सोलर टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, ताकि इनकम जनरेट हो सके पुअर पीपल के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को अंजाम देना जिससे सोलर एप्लीकेशन प्रमोट हो। इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप करना एंड रिड्यूसिंग कैपिटल कॉस्ट, जो कि ट्रेडिशनल बिजली को प्रोड्यूस करने में आती है, जो कोयले वाली बिजली होती है। इट विल इनेबल कॉमन नॉलेज ई पोर्टल बिल्डअप, अनेबल नहीं इनेबल, ठीक है। कॉमन नॉलेज ई पोर्टल बिल्डअप। इट विल फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज एंड इट विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज। तो आईएसए के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। नरेंद्र मोदी इंडिया अफ्रीका समिट के इंडिया अफ्रीका समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ये होने वाली थी COP20 की मीटिंग नवंबर 2015 में, ठीक है। और तब उन्होंने ये बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में ये चर्चा करी थी। ऑलमोस्ट एक डेकेड इसको होने वाला है ऑलमोस्ट, और भारत ने ये सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन से संबंधित जो सपना है वो 2014 में साझा कर लिया था। अब देखो दो चीज़ें हैं, अगर 2024 की प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये तो 25 में पूछा जाएगा। लेकिन जिन लोगों को 24 में बैठना है तो मैं दुआ करता हूँ भगवान से ऐसे कि आपको ज़िंदगी में कभी दूसरा प्रीलिम्स फेस करना ही ना पड़े, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, और मेंस के अंदर भी इसका क्वेश्चन बेसिकली अच्छा खासा तरीके से पूछा जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और देखो अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर जो हम लोग बाद में बैठेंगे 2026, 27, 28, 29 वाले तो हम क्या करें, तो भैया जब तक 2030 तक ये साल नहीं आ जाता ना आपके बैठने का, तो तब तक आपके लिए आईएसए का टॉपिक वैलिड है, ठीक है। तो ये पहले करंट अफेयर था, अब ये स्टैटिक पार्ट बन चुका है। और वैसे भी ये बुक की मेरे को अच्छी बात ये लगी, करंट अफेयर को वैसे यूज़ कर रखा है जो कि बहुत पुराने हैं और जिनकी पहुंच, जिनकी पहचान आज एक स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक टॉपिक के रूप में है, वैसे इस बुक ने रेलिवेंट जगह पर पुट कर रखे हैं। ये नहीं कि PT 365 की तरह लिस्ट फालतू की बनाकर दे दी हो जिसमें इंग्लिश के हैवी वर्ड कॉपी पेस्ट करके कुछ भी डालती हो। चीज़ें ऐसी हैं कि विदाउट गेटिंग रेफरेंसेस टू वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी या फिर गूगल, आपको ये बुक अगर आप अच्छे से थॉरो रीडिंग करते हो, मेरी एनालिसिस आपको समझ में आ रही है, उसके बाद आप बस चीज़ों को याद करते हो, आपको समझ में आ जाएगी बुक। कई लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं पढ़ते, उनको लगता है बस नाम सुन के कि टेक्निकल है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रॉकेट्स का चैप्टर देखना, लोग 99% कैंडिडेट उसको पढ़ के नहीं जाते हैं, और मैं आपको इतना ईजी बनाकर उसको दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव क्या है? आईएसए के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट of solar generation capacity and mobilization of investment of over $100 billion into solar energy by 2030। यार ये फिगर्स ना इंपॉर्टेंट होते हैं जब किसी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जब पैसों की बात चलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट, ये जो यूपीएससी है वो ऐसे शब्दों के साथ खेल सकता है। अब यहाँ पर वो 1000 बिलियन की बात कर रहा है। अब आपके सामने ये प्रीलिम्स के अंदर फिगर आएगा, आप कहोगे ये तो इतना इरेलेवेंट फिगर है, 1 बिलियन ही 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। ये बात कर रहा है 1000 बिलियन US डॉलर की, इतना बड़ा फिगर कैसे हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बात ना यहाँ पर इंडिया की नहीं है, नैरो थिंकिंग नहीं लेकर जानी है हमें यहाँ पर, इंडिया फ्रांस की नहीं है, सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात है 114 मेंबर कंट्रीज की। और अगर आप उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो तो ये ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है, 1000 बिलियन US डॉलर, ठीक है। लेकर भी तो फिर 120 कंट्रीज के आसपास सबको चल रहा है, ठीक है। सोलर कैपेसिटी को, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज भी तो करना है फिर सबके फायदे के लिए। आईएसए ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज विद रिच सोलर पोटेंशियल, ठीक है, टू एग्रीगेट ग्लोबल डिमांड, देयरबाय रिड्यूसिंग प्राइसेस थ्रू बल्क परचेज। आईएसए का मकसद क्या है? उन सारी कंट्रीज को साथ में लेकर आना जिनके पास सोलर पोटेंशियल है, बेसिकली वो धूप में लोकेटेड है। आई रिपीट माई वर्ड, बेसिकली वो धूप वाले रीजन में लोकेटेड है, उनके सूरज की किरणें अच्छी खासी पड़ती हैं, साल में सदाबहार उनकी सूरज की किरणें रहती हैं।
हमने एक आंकड़ा देखा था, आपको याद है? 365 दिन में से हमारे यहाँ सूरज कितने टाइम रहता है इंडिया में? 300 डेज। ठीक है। आईएसए जो है वो कंट्रीज को साथ लाने की बात करता है जिनके पास अच्छी खासी सोलर पोटेंशियल है, टू एग्रीगेट ग्लोबल डिमांड। ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस थ्रू बल्क परचेज। किस चीज की परचेज भाई? किस चीज की परचेज? सोलर एनर्जी की भी परचेज और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कन्वेंशनल सोर्सेज उनकी परचेज को रिड्यूस करना है। ठीक है। फैसिलिटेटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोलर टेक्नोलॉजीज एट स्केल एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव सोलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो, इसमें और ज्यादा महारत हासिल करी जा सकती है ना, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर हम प्रमोट करें तो श्रेया ये इंश्योर नहीं करा जा सकता कि जिन जिन कंट्रीज में धूप कम आ रही है या फिर कम धूप में भी कैसे जो है हम मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। पैनल जो हैं वो बल्क में प्रोड्यूस हो, कैसे हम सस्ते पैनल बना सकते हैं ताकि जनता के लिए अफोर्डेबल हो। कैसे जनता को ये सिखाया जा सकता है कि उन पैनल्स में बिजली स्टोर होती है, कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस बिजली को, कैसे वो स्विच कर सकते हैं कि जो घर पर रेगुलर बिजली आ रही है तो उनको घर में अपने जो छत पर जो उन्होंने छतरी लगा रखी है सोलर पैनल की, उसके अंदर जो बिजली स्टोर्ड है उसके थ्रू, तो वो उनको कैसे यूटिलाइज करना है जब लाइट चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट करने की वजह से सारी चीज़ें करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है ना। तो आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है इट एंटेड इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2017। तो देख रहे हो, एक साल और बढ़ गया। नवंबर 2015 में कॉप की मीटिंग होने वाली थी पेरिस के अंदर। नवंबर 2016 में एग्रीमेंट आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है ये जो एग्रीमेंट है इट केम इनटू फोर्स नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2017 में, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया गुरुग्राम, इंडिया। और गुरुग्राम में कहां पर ये जगह भी आ सकती है आपको? ग्वाल पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद इंडिया अनाउंस अ गोल ऑफ ऑब्टेनिंग 50% ऑफ इट्स बिजली फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। कि 50% हम अपनी बिजली का उत्पादन करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स की मदद से साल 2030 तक। इंडिया ने अनाउंस करा है कि उसका मकसद ये है। कब? पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में, जो कि 2015 में हुई थी, ये कॉप की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। कहाँ गए? ये रहा, नवंबर 2015। आगे आने वाले 15 सालों के लिए ये इंडिया ने शपथ ली थी। इन परसुइंग ऑफ अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। 500 गीगावाट की हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है। मेंबरशिप की बात करें, ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन ज्वाइन, विंडो ओपन है, दे कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर रिसेंटली अमेंडेड आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है। पहले सब लोग नहीं कर सकते थे, पहले शुरू में ना इंडिया और फ्रांस ने विंडो सबके लिए ओपन नहीं कर रखी थी, क्योंकि इनको ये लॉजिक ये लग रहा था कि जिन कंट्रीज में वो टेम्परेट कंट्रीज बहुत फार टेम्परेट है, मतलब मान लो कि सब आर्टिक रीजन की वो कंट्रीज हैं, तो सब टेम्परेट कंट्रीज हैं, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा जब उनका जब धूप ही नहीं आती है, तो वो उसको पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे। लेकिन ये देखा गया कि नहीं यार, सोलर एनर्जी की पोटेंशियल में वो रिसर्च और डेवलपमेंट का योगदान देकर धूप से एनर्जी बिजली यहां प्रोड्यूस हो रही है ट्रॉपिक्स में, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी बनाना कि उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, उस स्टोर्ड पावर, सूरज की उस पावर को कैरी करके वो देश अपने साथ अपने दूर दराज के इलाकों में लेकर जा सके। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया में पावर ग्रिड्स, ये जो अगर सोलर पावर ग्रिड्स अगर आ जाएं, इनको अभी जोड़ा जा सकता है इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? क्योंकि कमी किस चीज की हमारे देश में अभी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इस क्षेत्र में। लेकिन एक पहल जब छेड़ी जाएगी इस चीज के लिए, तो सबसे पहले तो यही सोचा जाएगा ना ठकुराइन कि वो इंटरस्टेट हो, राइट? तो ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर द रिसेंटली अमेंडेड आईएसए। आप सारे मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यूएन के मेंबर्स हैं। इसका गोल क्या है? इट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 टेरावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। यस, टेरावाट होता है ये।
टेरावाट इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन वॉट्स। 1 ट्रिलियन वॉट्स। गीगावाट क्या होता है? 1 मिलियन किलोवाट। 1000 गीगावाट 1 बिलियन किलोवाट। ठीक है, 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। इसके एडवांटेजेस क्या हैं भारत के लिए? लॉन्चिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज सेट अप द स्टेज फॉर इंडियाज प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड द ट्रांजिशन टू अ लेस कार्बन इंटेंसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, कि हम कार्बन कम एमिट करेंगे और उसके साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी आगे लेकर चलेंगे। यानी कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, उसके अंदर हम कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, कुछ भी अपना रहे हैं, उसके अंदर अगर हम सोलर एनर्जी के माध्यम से वो चीज़ कर रहे हैं तो हम फिर उसको कितने भी पोटेंशियल पर कितनी भी जद्दोजहद के साथ करें, फिर किसी भी कंट्री को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम भी गिल्टी फील नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर कार्बन लेस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अपना लेंगे या फिर लेस कार्बन इंटेंसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अपना लेंगे। ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब ज़्यादा कोई भी चीज़ मार्केट में आएगी, जैसे अगर जिसकी डिमांड बढ़ रही है ईशा, अगर उस चीज़ की सप्लाई भी उतनी बढ़ेगी तो प्राइस तो कम हो गई है ना, विच विल फर्दर हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आगे चलकर देखो, आप ये सब चीज़ जानते हो, जिस चीज़ से टेक्नोलॉजी वगैरह सब आगे बढ़ रही हैं, तो आगे चलकर जैद ये रियलिटी होने वाली है कि हम जिन स्कूटी या फिर बाइक पर भी घूमा करेंगे गर्मियों में, वो भी धूप की एनर्जी से आराम से चल पाया करेगी, चार्ज हो जाया करेगी। और सोलर पैनल गाड़ियां वगैरह, आपको पता होगा, श्रेया आपने भी सुन रखा होगा, बड़े सारे आईआईटीएंस वगैरह बहुत सारे बनाते हैं मॉडल इसके, कंपनीज को वो अपना आइडिया देते हैं और फिर उसका पेटेंट राइट सिक्योर करते हैं, और कंपनी धीरे धीरे कर इस पर वर्क भी कर रही हैं। काम तो इस कदर तक चल रहा है जैद, आपने सुना होगा कि पानी से चलने वाली गाड़ियां भी आने वाली हैं, है ना। तो ये सब कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। इट विल हेल्प इंडिया टू मीट इट्स इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट एनडीसीज। ठीक है, और ये सारी चीजें हम पीएमएफआईएस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट इंडिया के क्या क्या टारगेट्स हैं। ठीक है, फंडिंग की बात करें, और डोंट वरी, ये मतलब इस बुक में भी आगे चलकर, अभी तो ये सिर्फ आप तीसरे थर्ड चैप्टर पर ही हो, अभी तो आगे चलकर एक काफ़ी बुक है बचा हुआ इसका पार्ट, तो आप ये धीरे धीरे करके सब कुछ सीखोगे, लेकिन वो सिंक ही है सब कुछ। अगर आप चाहे पीएमएफआई से कर लो, वहाँ से कर लो, बात आपकी रिवीजन के ऊपर है, अगर आपको वहाँ से याद है तो आपके लिए फिर सब कुछ आपको पता ही है। फंडिंग, ऑल्दो अलायंस टॉक्स अबाउट डेवलपिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, द वे टू प्रोवाइड कैपिटल इज नॉट फुली एंड क्लियरली एड्रेस्ड। ठीक है, चैलेंजेस हैं फंडिंग। अब फंडिंग चैलेंज कब आया? जब कौन विड्रॉ कर गया? यूएसए। ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, देयर इज नीड टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू शेयर द मॉडर्न सोलर टेक्नोलॉजीज एट लो कॉस्ट। ठीक है, अब ये कौन शेयर करेगा? यहां पर किसकी डिबेट है? ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। ईशा, आप जानते हो इस डिबेट को, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ, है ना। जो ऊपर की जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिच हैं, प्रॉस्परस है, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहले ही फायदा उठा लिया। एक कौन, मतलब मैं पैरामीटर क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं किसको मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, कहाँ से ऊपर नीचे देखना है हमें? इक्वेटर से। ठीक है, और जो इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज है जनरली वो गरीब देश माने जाते हैं, या फिर एल डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, LDC लीस्ट डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, है ना, दे आर ग्लोबल साउथ। तो वहाँ पर क्या है, ग्लोबल साउथ को टेक्नोलॉजी, कैपिटल, फंडिंग, ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कार्बन एमिशन कम करें, हम ग्रोथ को सुनिश्चित करें, और हमें ये चाहिए कि हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जाएं, क्योंकि तुमने तो पहले महारत हासिल कर ली है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अभी तक सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ का फायदा उठाने में, जब बात आती है हमारी डेवलपमेंट की, हमारी ग्रोथ की, तो तुम्हें कायदे कानून सूझते हैं, फिर तुम्हारे अंदर ये एथिक्स जागते हैं, तो हमें भी अपना फ़ायदा बेसिकली उठा लेने दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा मकसद है। ओके, हाँ, जो इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें है।
एक इसके अंदर एक चीज और है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना। आईएसए के लिए भारत क्या लेकर आता है, भारत और फ्रांस कौन सा एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या शुरुआती दिनों में साल 2015 16 17 में क्या सभी कंट्रीज मेंबर बन सकती थी आईएसए की, क्या श्रेया है ठकुराइन? सभी कंट्रीज बन सकती थी क्या मेंबर? नहीं, लॉजिकली मतलब वो सोचा गया, दिक्कत कुछ पाबंदी नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब थी तो पाबंदी तो थी वैसे, क्योंकि लॉजिकली सोचा गया जो कंट्रीज कहां पर लाई करती हैं सिर्फ वही मेंबर बने तो ज्यादा लॉजिकल होगा। कहां पर लाई करती हैं, क्या बोलूं मैं, ट्रॉपिक्स में। शाबाशीशा, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक का लैटिट्यूड, हाफ डिग्री नॉर्थ, हाँ साउथ बोल लो, एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, वाइसी वर्सा कुछ भी बोल लो, ठीक है। बाद में इसमें फेरबदल करा गया, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के चलते एक अमेंडमेंट आता है, ठीक है, मतलब बेसिकली छोटा सा चेंज आता है। अब ये श्रेया कुछ ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर आना पड़ा या कुछ भी लेकर आना पड़ा, इंडिया और फ्रांस ने आपसी समझौता करके विंडो ओपन कर दी बेसिकली, ठीक है। उसको बोला जाता है एक छोटा सा फेरबदल आया, एक चेंज आया, एक एग्रीमेंट आया, जिसके अंतर्गत क्या देखा गया, ये देखा गया कि हम जो हैं उन सभी कंट्रीज को मौका देंगे, मतलब वर्ल्ड की कोई भी कंट्रीज का मेंबर बन सकती है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के तो सभी मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट बन सकती है, राइट, है ना। अब ऐसा क्यों सोचा गया, बिकॉज आइडिया वॉज वन सन, दुनिया में सूरज कितने हैं, एक, दुनिया कितनी है, पृथ्वी एक, ठीक है, और उसको एक सिंगल ग्रिड से जोड़ना है। मैंने अभी आपको बोला ना, भले ही कोई कंट्री, बताओ मुझे, बताओ यहां पर धूप आती है कि धूप कम आती है, अगर मैं कंट्रीज के नाम लूं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, बताओ धूप आती है ज्यादा कि कम? कम आती है। और अगर मैं वहीं पर अफ्रीकन देशों के नाम लूं तो लेस, गुड श्रेया। और अगर वहीं पर मैं अफ्रीकन देशों के नाम लूं, इजिप्ट, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, तो ज्यादा आती है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीन चीजें पास होती हैं, कौन? वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि ठकुराइन ईशा, वो क्या कहते हैं, पूरे साल ट्रॉपिक्स में रहता है, सूरज से कभी बाहर नहीं होता, पूरे साल खेरा ट्रॉपिक्स में रहता है, मूव तो करते ही नहीं है कॉन्टिनेंट्स। वो ट्रॉपिक्स का पार्ट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, राइट। तो पूरा अफ्रीका कभी सूरज से बाहर हो ही नहीं पाता पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम, हाँ मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर अफ्रीका के अंदर इस प्रकार से हम सोलर पैनल लगवा दें, और वो स्टोर्ड पावर, वो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, मैं कह रहा हूं पोलर रीजन तक जाकर, आर्टिक रीजन में कोई लेबोरेटरी काम कर रही है, अगर वहां पर अगर बिजली अगर हमें सप्लाई करनी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये नहीं करा जा सकता क्या, वन ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सकता दुनिया को? और सूरज की पोटेंशियल को सारी कंट्रीज के योगदान से मिलकर अगर यूटिलाइज करा जाए, इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी जा सकती है नहीं करी जा सकती, बताओ? हो सकती है ना, ठीक है। तो ये आइडिया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसोवॉग, मतलब ये तो एब्रीविएशन है तो मैं बोल रहा हूं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवॉग, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वॉज अनाउंस इन, कोई डाउट तो नहीं किसी का, कोई डाउट, आगे बढ़ू, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वॉज अनाउंस इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में मैंने आपको बताया। ईशा आपने पॉलिटिकल साइंस में भी सुना होगा क्लास 12 में, और मैं बाकी आप सबको पीएमएफआईएस में बता चुका हूँ, ये है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपने एजेंडा 21 सुना होगा ईशा, आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, है ना, ये सारी जो चीजें हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत जो COP26 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, 2021 में, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 2026, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग साल 2021 में जो होती है, ये कहां पर होती है, ये होती है कन्वेंशन बाय इंडिया एंड यूके, ठीक है।
ये जो ग्लासगो वाली जो समिट है ना, जैसे आप ये समिट जो है आपको सारी याद नहीं करनी है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये देखो कॉप ये 26 है ना अपनी। हाँ, अगर आप कॉप 25 की मीटिंग को देखो, कॉप 25 की जो मीटिंग है, ये होती सब कुछ इसी के अंदर है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप 25 की मीटिंग कहाँ हुई थी? मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, 2019 में। फिर अगर आप कॉप 26 की मीटिंग पर चलो, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये अगेन कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हेल्ड इन एसीसी सेंटर इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके। ठीक है, यहाँ पर हुई। अब कब से लेकर कब तक हुई? 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक। अब यहाँ पर अगर आप लिखो कॉप 27, ठीक है, इसको भी देख लो। 2022 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप की जो मीटिंग हुई अंदर वही यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कॉप 27 की मीटिंग कहा जाता है। इट वाज 27th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 6 नवंबर अंटिल 28 नवंबर 2022 इन शर्म एल शेख, इजिप्ट। ठीक है, यानी कि 2000 ये 2000 कह रहा हूँ, कॉप 25 की मीटिंग कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? मैड्रिड, स्पेन। 26 की कहाँ पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके। ठीक है, 27 की कहाँ पर है? शर्म अल शेख, इजिप्ट। रीसेंट वाली आप याद रखा करो। और ये कॉप 28 2023 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल कन्वीन फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर हो चुकी है अब ये, इन दुबई, यूएई। ठीक है, और ये कॉप 28 की मीटिंग थी। ये कॉप 28 की मीटिंग थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन आया था, देखो, टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2050। ये तो हम पढ़ेंगे, खैर पीटीटी वगैरह आने तो तब हम देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो मैं आपको ये दे दूंगा, ये जिसमें आगे सारी कॉप की मीटिंग लिखी हुई है। वैसे चलो ठीक है, आप पीटीसी में भी पढ़ लोगे तभी आपका काम हो जाएगा। कॉप 29 के बारे में कुछ अपडेट है क्या? कहाँ होगी? अजरबैजान होस्ट करेगा। अच्छा, 2024 की जो कॉप 29 की मीटिंग होने वाली है वो होगी बाकू, अजरबैजान में। It set the stage for COP29 climate talks in 2024 to be in a city where one of the world's first oil fields developed to 1200 years ago. बाकू, अजरबैजान। यहाँ पर एक बारी उसकी भी हुई थी, नैम की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई थी। जैसे दिखाऊँ मैं आपको, बाकू, बाकू के अंदर नैम, नैम समिट। हम्म, 18वीं जो नैम की समिट थी ना, वो हुई थी अजरबैजान, बाकू के अंदर। जनवरी 2024 में होगी अब जाकर, तब से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था नैम। अब नैम के ऊपर क्वेश्चन इस बारी बनता है। अब नैम के ऊपर इस बारी क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, क्योंकि ये तब से नैम जो है इसकी बुराइयां भी चल रही थी कि इंडिया ने अपना फोकस नैम को छोड़कर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे लगा दिया, नैम और सार्क को छोड़ दिया है। ठीक है, तो लेकिन अब ये 19 समिट होने जा रही है इतने साल बाद, 2019 के बाद, अब ऑलमोस्ट 5 साल बाद, युगांडा कंपाला में, कैपिटल है इसकी, कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा। ओके, और युगांडा एक अफ्रीकन देश है क्या? अफ्रीकन देश है। ओके, तो फटाफट से मैं आपको बस एक बात करवाऊँ। तो कन्वेंशन बाय इंडियन यूके to tap solar energy and have it travel seamlessly across borders. About the initiative, the grid will be set up over the next few years by the ISA, another initiative authored by India initially to transport solar power to different countries. वो अभी जस्ट ये वाली बात कही ना अभी मैंने आपसे ईशा कि श्रेया हम लोग जो है सोलर पावर को, सोलर एनर्जी पावर को स्टोर कर जैद दूसरी कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं, भले वो कंट्रीज फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, आर्टिक रीजन हो, एंटार्क्टिका हो, कुछ भी हो। ठीक है, विजन बिहाइंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवॉक इज द सन नेवर सेट्स। सूरज कब ढलता है? तो मेरे यहाँ तो रात हो जाती है 8 बजे के बाद। हाँ, अर्थ मूव करती है ना, यानी कि वो जो मुझे दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा, राइट? है ना? अगर यहां रात हो गई है मेरे घर पे तो किसी और के घर में सुबह हो गई है, देश के, दुनिया के किसी और कोने में, राइट? तो अगर दिन की आधा टाइम अगर मैं अपने, हम लोग अपने यहाँ हिंदुस्तानी लोग जैसे जहां पर भी अपने यहाँ ये सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, हम लोग अपनी अगर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं आधा दिन, तो बाकी 12 घंटे कोई और देश कर सकता है, राइट? कोई और रीजन कर सकता है। तो इससे तो अगर हम वन ग्रिड के अंदर ये सपना अगर सच में साकार कर ले, कहने के लिए तो बहुत एम्बिशियस बात है, ओवर एम्बिशियस बात है, लेकिन इससे तो फिर बिजली की सप्लाई कभी खत्म ही नहीं होने देंगे ना हम लोग। बताओ, है ना? ठीक है, एंड इज कांस्टेंट एट सम geographical location globally at any given point of time. Implementation. Ministerial steering group will work towards accelerating the making of large solar power stations and wind farms. यहाँ पर बात इसकी विंड फार्म्स की भी करी गई है, विंड मिल्स की। ठीक है, इन बेस्ट लोकेशंस लिंक टुगेदर बाय कॉन्टिनेंटल स्केल ग्रिड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। यानी कि वो जो ग्रिड्स होंगे ना, जो ये जो खंबे नहीं बनाए थे बिजली के, हमने जो देख रहे थे हम इस चैप्टर के अंदर, ये इंटर मतलब क्रॉस कंट्री नहीं, क्रॉस कॉन्टिनेंट होंगे, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मतलब कनेक्ट करेंगे, इतनी दूर दूर तक जाने का मकसद है इसमें। मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप इंक्लूडिंग फ्रांस, इंडिया, यूके, यूएस एंड will also have a representative from Africa, Gulf countries, Latin America and Southeast Asia. सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड ग्रिड का? मतलब पूरी दुनिया में कोई ग्रिड से जोड़ना। विद वन वर्ल्ड वाइड ग्रिड हम लोग क्लीन एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं हर एक जगह पर। द नीड टू स्टोर एनर्जी वुड ऑल्सो बी लेसन एंड द वायबिलिटी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स विल इंक्रीज। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होंगे इस इनिशिएटिव के? फॉलोइंग द मंत्र ऑफ ओसोवॉक, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंडिया जो है 40% पावर जो है वो नॉन फॉसल फ्यूल से जनरेट कर सकेगा साल 2030 तक, एंड हैज कॉल्ड फॉर कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई क्रॉस बॉर्डर्स। द प्रपोज्ड इंटीग्रेशन वुड लीड टू रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, हायर एफिशिएंसीज एंड इंक्रीज एसेट यूटिलाइजेशन फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। ये जो प्लान है, इट विल रिक्वायर ओनली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट विल नॉट रिक्वायर अ पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू वर्किंग विद एग्जिस्टिंग ग्रिड्स। मतलब जो बिजली के खंभे हैं ना, उन्हीं खंभों में तारे जोड़ी जा सकती हैं, मतलब वो तारे मतलब जुड़ी हुई हैं, जोड़ी क्या सकती है, सॉरी, वो तारे जुड़ी हुई हैं। बस जो स्टेशन बेस है, अभी स्टेशन बेस के अंदर बिजली कहां से आ रही है? कोयले के थ्रू। अब कहां से आएगी वो? सोलर एनर्जी के थ्रू जो कन्वर्ट होती है। और कन्वर्ट कौन से करंट से कौन सा करंट होता है? कौन से करंट से कौन सा करंट कन्वर्ट होता है? डायरेक्ट टू अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, इट विल हेल्प ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज to in attracting investment in renewable energy sources as well as utilizing skills, technology and finances. Resulting economic benefits would positively impact poverty alleviation,
and support in mitigating water, sanitation, food, and other social economic challenges. It will allow national renewable energy management centers in India to grow as regional and global management centers. Global level पर almost 2600 gigawatt of interconnection capacity will be possible up to 2050, delivering estimated power saving of 226 billion euros per year. इतना पैसा बचने लगेगा स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का. यूरोपियन कंट्रीज का क्या, दुनिया का, बस वही रोज में कैलकुलेशन की बात बता रखी है. ठीक है, ये सारे इसके बेनिफिट है. बस सोलर एनर्जी के बारे में भी बहुत कुछ अभी हमें और भी पढ़ना है. बड़ा टॉपिक है सोलर एनर्जी का. ठीक है, लेकिन इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको पूरा टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का करवा दिया कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, इसकी क्या ट्रीटी थी, बैकग्राउंड क्या था, और इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, गुरुग्राम के उस हेडक्वार्टर से क्या होगा, आईएससी का मकसद क्या है, जब से यूएन की सारी कंट्रीज के लिए विंडो ओपन करी गई कि सभी मेंबर बन सकते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है दुनिया को. कोलैबोरेटिव तरीके से ये जो ओसो वर्क है, वन सन वन वर्ल्ड वन अर्थ, इसका क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कंप्लीट करवा दी. दूसरा नाम इसका ये प्लीज़ याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो सब बोलते हैं. दिस अलायंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन. इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ISPA. ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.